आज हम स्टार्ट करेंगे क्यूरियोसिटी क्लास 8 चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और हेल्थ मीन्स हमारा जो स्वास्थ्य, हमारे जो हेल्थ को, स्वास्थ्य को खजाना कहा गया है, क्योंकि ये किसी खजाने से कम नहीं है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। कैसा लगता है बताओ? जब हम बीमार होते हैं तो किसी को अच्छा लगता है क्या? नहीं। लेकिन एक हेल्दी इंसान हमेशा खुश रह सकता है, बट हम बीमार होते हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को वेल्थ भी कहा गया है। अब हेल्थ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, जो इस प्रकार है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being and not merely the absence of diseases. Not merely the absence of diseases. Health is a state of physical, mental and social well-being, not merely the absence of diseases. The absence of diseases. सिर्फ कोई बीमारी ना हो तब हम हेल्दी कहलाए, ऐसा जरूरी नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है उसमें हेल्थ इज अ स्टेट, ये एक ऐसी अवस्था है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी फिट हो। फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जैसे हम जब एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी है ना, वो सही से काम करती है, फिजिकली फिट रहते हैं, हम आसानी से हर काम, डेली रूटीन ना कर सके। फिजिकली फिटनेस है ना, मतलब हमारा भौतिक शरीर है ना कितने अच्छे से काम कर रहा है, फिजिकल बॉडी, वो फिजिकल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ, अब हम देखेंगे बहुत लोग फिजिकली फिट तो होते हैं ना, लेकिन वो मेंटली फिट नहीं होते हैं। यानी हमारा जो दिमाग है वह भी सही से काम करना चाहिए। मेंटल फिटनेस यानी हम अपने जो डेली रूटीन है और हम जो भी हमें इंटेलिजेंसी होती है वो सही तरीके से होनी चाहिए, इसको हम मेंटल फिटनेस कहते हैं। बहुत लोग ऐसे नहीं हो पाते हैं। कुछ लोगों की जो मानसिक संतुलन होती है, कंडीशन वो ठीक नहीं होती है, तो वो मेंटली फिट नहीं होते हैं। देन थर्ड एस्पेक्ट इज सोशल फिटनेस। सोशल फिटनेस, कोई पर्सन हो सकता है फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, लेकिन हो सकता है वो सोशली फिट ना हो। जैसे बहुत लोग होते हैं क्रिमिनल्स या आतंकवादी, ना, ये फिजिकली तो बहुत फिट होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, इंटेलिजेंसी भी इनके पास होती है, मेंटली भी वो फिट होते, बट ये सोशली फिट नहीं होते हैं, ये सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हेल्थ मतलब ये तीनों एस्पेक्ट होने चाहिए। जो पर्सन है वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए एंड सोशली भी फिट होना चाहिए। नेशनल आयुष मिशन, ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। ये हमारे देश में इसलिए ये देखा गया क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, उनकी हेल्थ उतनी ठीक नहीं रहती है। तो हर जगह ये जो नेशनल आयुष मिशन के तहत बहुत सारी चीज़ें, पब्लिक हेल्थ को, प्रोग्राम को ध्यान में रखा गया है। आयुष ग्राम योजना ये सब चलाई जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है और पब्लिक की हेल्थ को सुधारने की कोशिश की जाती है। अब हमने हेल्थ तो देखा, फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट होना है ना, लेकिन ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। इन लाइफ स्टाइल में क्या करना पड़ेगा? हेल्दी लाइफ स्टाइल में हमें एक तो सबसे फर्स्ट है बैलेंस डाइट। हमारा जो डाइट होता है, जो हमें खाने से ही न्यूट्रिशन मिलता है, खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है, तो हमारा जो डाइट है
वो बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, एडिक्वेट अमाउंट, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, सरफेस एटसेट्रा ना। ये सारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में जिस भोजन में होते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट ले रहे हैं लेकिन जो हम फूड खा रहे हैं वो भी सही हो ये देखना चाहिए। एंड जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, यानी कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। टाइमिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है वो लेट नाइट मील्स लेते हैं, मतलब बहुत रात होने पर खाना खाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आयुर्वेदा के हिसाब से भी जो सनलाइट मतलब सन के सनसेट होने के बाद जो मील खाया जाता है वो सही से नहीं पचता, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। तो जो लेट नाइट मील्स लेते हैं तो वो प्रॉपरली उनका खाना पचता नहीं है, जिससे कई बीमारियां होती हैं। अब हम बैलेंस डाइट लेते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग जंक फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चिप्स, कुरकुरे ये खाने के बड़े शौकीन होते हैं। इनसे भी कई बीमारियां होती है। इनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, है ना, लेकिन ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए जंक फूड्स लाइक पिज्ज़ा, बर्गर या ऑयली फूड जैसे बहुत तला हुआ खाना, ये सब या मसालेदार खाना, इनको अवॉइड करना चाहिए। और चाय, कॉफ़ी या अदर ड्रिंक्स ये भी हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनको भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जो भी हम फूड तो खा रहे हैं बैलेंस डाइट, लेकिन अगर हम खाने से पहले सही तरीके से हमारे हैंड को वॉश नहीं करते हैं तो ये जो जर्म्स होते हैं जिनसे बीमारी होती है वो हमारे हाथों से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर कर जाएगा और जिसके कारण बीमारी हो सकती है। तो वॉशिंग योर हैंड बिफोर एवरी मील या बिफोर ईटिंग एनीथिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब नेक्स्ट, जैसे हमने अभी कहा फिजिकली फिट रहना है तो हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है टू मेंटेन वेरी फिजिकल फिट बॉडी। अब कुछ लोगों की आदत होती है, नेक्स्ट जो ये सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो छोटे छोटे हैबिट्स हैं जिनको हम हेल्दी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब ज़्यादा नमक खाने से भी प्रॉब्लम्स होती है, तो एक मॉडरेट अमाउंट में ही सॉल्ट लेना चाहिए। और जब हम खाना खाते हैं तो माइंडलेस ईटिंग करते हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए ना। वी शुड ईट फूड, माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए, है ना। अब ये कैसे होगा, जैसे हम टीवी, मोबाइल इनको चलाकर जब हम खाना खाते हैं तो हम क्या खा रहे हैं इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, जैसा कि आजकल बच्चे करते ही हैं। वो जो भी खाना खाते हैं वो टीवी, मोबाइल इनके सामने बैठकर खाते हैं और उनका ध्यान पूरा उसी में रहता है, तो उसे माइंडलेस ईटिंग कहेंगे। जब आप खाना खा रहे हो तो पूरा ध्यान आपका खाने में ही होना चाहिए, उसे हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। अब कुछ लोग खाना वाना खा के उनका लाइफ स्टाइल होता है दिन भर सोफे में बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं और मोबाइल चला रहे हैं या टीवी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है और ओबेसिटी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। अब फूड और ये सब हमने कर लिया, लेकिन कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, है ना। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। फ्लूइड यानी जूस वगैरह भी हम ले सकते हैं। बॉडी में आपको पता ही है पानी की कितनी ज़रूरत होती है। हमारा जो शरीर है वो 70% लगभग पानी से बना होता है ना। और यही कि आपको हर दिन आपका न्यूट्रिशन, है ना, जो आपने लिया उसका एक टेबल बनाना चाहिए कि आज आपने क्या खाया। अब ये तो हमारी फिजिकल बॉडी की बात हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम कि मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे। तो मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वी शुड प्रैक्टिस योगा। हमें योगा या मेडिटेशन करना चाहिए। ये हमारे माइंड को कंट्रोल में रखता है और हमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इनसे बचाता है। अब लास्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रॉपर स्लीप। हेल्दी रहने के लिए हमें सही नींद भी पूरी करनी चाहिए होती है। कभी कभी हम लोग लेट नाइट तक टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या और भी किसी कारण से सही तरीके से नहीं सोते हैं, लेट नाइट सोते हैं
और मॉर्निंग में बहुत लेट उठते हैं, जिससे हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक पर्सन को एवरेज 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी ही चाहिए। अगर स्लीप से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो भी बॉडी पर असर होता है, हमारे माइंड पर असर होता है। सो पॉजिटिव रहना, सबसे लास्ट में क्या जरूरी है, पॉजिटिव रहना। हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पर्सनल हाइजीन। टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, है ना, हमें क्या करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें मॉर्निंग में सुबह, है ना, उठते से ही, है ना, ओरल हाइजीन फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे टूथ होते हैं वो बहुत, है ना, जल्दी ही उनमें कैविटी आ सकती है। तो वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे, है ना, हमें रात में सोने के पहले और दिन में उठते से ही ब्रश करना चाहिए। बाथिंग नेक्स्ट आता है, बाथिंग, है ना, डेली नहाना चाहिए, ये हमें जर्म्स से दूर रखता है। प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए हमारे हेयर्स को और हमारे फुट हाइजीन, है ना, क्योंकि जब हम पैरों से चलते हैं तो यहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक करने के, तो फुट हाइजीन भी मेंटेन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें डेली टॉयलेट जाना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करना है तो इसको डेली फ्रेश होने की आदत होनी चाहिए। अब इसके लिए आप सुबह उठते से ही 1 ग्लास पानी पी सकते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा साफ कर देगा। हैंड हाइजीन हमने पहले ही बात की, कुछ भी खाते हैं हम, इससे पहले हमें हाथों को धोना चाहिए, प्रॉपरली वॉश करना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। अब कभी कभी जैसे हमें छींक आ जाती है तो हमें हैंकरचीफ का यूज़ करना चाहिए और हमें अपने आसपास खुद को और घर को साफ रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन में और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको अपने नेल्स है वो हमेशा छोटे रखने चाहिए, है ना, नेल्स के बीच में जो खाना फंस जाता है जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। अब आते हैं कम्युनिटी हाइजीन। हम अपने आप को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे आसपास बहुत कूड़ा कचरा होगा तो वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन ग्रो करेंगे, पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें बाहर से हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो हवा से, पानी से, कहीं ना कहीं से हम तक पहुंच ही जाएंगे। तो पर्सनल हाइजीन के साथ में हमें कम्युनिटी हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए। जैसे हमें अपने घर के सराउंडिंग को, रोड को, है ना, पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना चाहिए। हमने देखा होगा जैसे हमारे आसपास जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और रोड वगैरह पर लोग कितना कचरा फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत आदत है। इससे कम्युनिटी में बीमारी फैलने का चांस बढ़ जाता है। हमें जो भी कूड़ा करकट है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, कभी भी खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अपने स्कूल को, अपने आसपास के सराउंडिंग को, सबको क्लीन रखना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कम्युनिटी हाइजीन। नेक्स्ट, अब हमने हेल्थ के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में। कभी कभी जैसे हमने नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, क्योंकि वो हमें बीमारी बीमारी उनसे हम बीमार हो सकते हैं। तो डिजीजेस, है ना, डिजीजेस का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज, यानी हमारा जो इजीनेस है वो डिस्टर्ब हो जाए। डिस्टर्ब्ड इजीनेस, इजीनेस, है ना, इसी वर्ड में इसका मतलब छुपा हुआ है, डिस्टर्ब्ड इजीनेस। जब हम बीमार होते हैं तो हमें बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है, छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, हमारा हमारा जो फीलिंग होता है वो कैसा होता है भी, ना, जो हम अच्छा फील नहीं करते हैं। तो डिजीज दो टाइप के हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। Communicable diseases are those disease which can transmit from a person to another person। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये बहुत
अब कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना, जिसे हमने कहा डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन, उनसे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और अदर पैरासाइट्स, है ना। इनसे जो बीमारी होती है उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो इजीली स्प्रेड हो जाती है डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज डिजीज which are not infectious or contagious, है ना, which cannot be passes from person to person, यानी जो डिजीज्ड पर्सन है उससे ये हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगा। अब इस ये कैसे होंगे बताइए? ये होंगे जेनेटिक, बिहेवियर, है ना, इन्वायरमेंटल। जेनेटिक बीमारियां भी होती हैं जैसे अस्थमा वगैरह, है ना, जो पेरेंट्स से या उनके, है ना, दादा दादी, नाना नानी, उनसे पास होते हुए आते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक, वंशानुगत बीमारियां। बिहेवियर जैसे मूड स्विंग वगैरह, या हम कह सकते हैं मेंटल इश्यूज, वो भी नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। ठीक है, ये जम से नहीं होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे एडिक्शन हो गया, नशा, है ना, आसपास लोग देखते हैं जो नशा करते हैं उनको कई बीमारियां हो जाती है। कैंसर ये नॉन कम्युनिकेबल है ना। आर्थराइटिस मतलब घुटन, जो हड्डियों में हड्डियां कमजोर होने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है। हार्ट रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज, है ना, ये सारी डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेबल डिजीज किससे होती है? पैथोजन से, है ना। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कोजिंग इनको कहते हैं पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज डिजीज कोजिंग microorganisms are called पैथोजन, यानी जिनसे बीमारी होती है हम उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। ये पैथोजन पैरासाइट्स हो सकते हैं जैसे वोम्स, टेप वोम्स, प्रोटोजोवा, है ना, जैसे प्लाज्मोडियम, है ना, फंगस, बैक्टीरिया, इनसे ये डिजीजेस हो सकते हैं। अब हम कुछ डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये जो भी डिजीज होते हैं इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस, एयर बोर्न डिजीजेस एंड वेक्टर बोर्न डिजीजेस। वाटर बोर्न डिजीजेस क्या होते हैं? जो गंदे पानी से या गंदा फूड खाने से होते हैं। स्पॉइल्ड वाटर या स्पॉइल्ड फूड, है ना, कंटामिनेटेड वाटर या कंटामिनेटेड फूड खाने से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस। जैसे टाइफॉइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस ए, एक्यूट डायरियल डिजीजेस, डायरिया, है ना, लूज मोशन वगैरह, होली फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा, इन्हें हम कहते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस। अब कुछ बीमारियां होती हैं वो एयर के थ्रू फैलती हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर बोर्न डिजीजेस, हवा से फैलती है। जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर आपने देखा था लोग मास्क लगा रहे थे, बाहर लॉकडाउन हो गया था, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो एयर में, इनके ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एयर में प्रेजेंट रहते हैं, तो हम जब सांस लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, वूफिंग कफ, ना, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन फ्लू, ये सब एयरबोर्न डिजीजेस के एग्जाम्पल है। तीसरा टाइप है वेक्टर बोर्न डिजीज, जैसे डेंगू, डेंगू आपने सुना होगा बहुत, मलेरिया, है ना, चिकनगुनिया, ये सब वेक्टर बोर्न डिजीजेस हैं। ये चार्ट है जिसमें हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मलेरिया, मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो है प्लाज्मोडियम, और यह प्लाज्मोडियम एक तरीके का प्रोटोजोआ है।
प्रोटोजोआ हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप में पढ़ा था ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ये फीमेल एनोफिलिस के काटने से फैलती है और इसे कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसे कहते हैं क्विनाइन। प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ भी ये जो मॉस्किटो है इन्हें ग्रो करने से हमें रोकना होगा। तो ये मॉस्किटो कहाँ ग्रो करती है, इनका जो लार्वा होता है वो गंदे पानी में पनपते हैं, तो हमें आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। और मॉस्किटो बाइट रोकने के लिए हमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो मच्छर को काटने से रोकना होगा। डायरिया है ना, ये प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरस से होते हैं। ये कंटामिनेटेड फूड वाटर, जैसे हमने कहा ना, वाटर बोर्न एंड फूड बोर्न डिजीजेस हैं। अब जब ये होता है तो बार बार लूज मोशन वगैरह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमें ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सस्पेंशन घोल लेना चाहिए, ORS। इससे हमारे बॉडी में जो सॉल्ट एंड शुगर का बैलेंस बन जाता है, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है वो पूरी हो जाती है। इसके लिए हमें प्रॉपर सैनिटेशन और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है। इसी तरह से कोलेरा, टाइफाइड, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज हैं। ये बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। दिस इज आल्सो बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होते हैं। ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, है ना, दोनों कंटामिनेटेड एंड फूड एंड वाटर से होता है। अब इसके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स, और वही है ना, पानी को या तो क्लोरीनेटेड करके या उबाल कर पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यह भी किसके कारण होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और इसके फैलने का ये क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये कफिंग, स्नीजिंग, और उसमें जब हम छींकते हैं तो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं, तो एयर में से दूसरे पर्सन तक ये जा सकते हैं, या कंटामिनेटेड मिल्क से हो सकता है। इसके लिए भी हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, जो कि एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने से ठीक होते हैं। और यहाँ क्लीनिनेस, है ना, रखना बहुत ज़रूरी है पब्लिक प्लेसेस में, और पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए बचपन में ही BCG के टीके लगाए जाते हैं, BCG वैक्सीन, है ना, चिल्ड्रंस को दिया जाता है ताकि उन्हें ट्यूबरक्लोसिस ना हो। हेपेटाइटिस ये वायरस से होता है, ये भी कंटामिनेटेड फूड वाटर, है ना, इससे फैलते हैं। इसमें भी प्रॉपर केयर रखना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेना चाहिए, एंटीवायरल इंजेक्शन वगैरह लेने पड़ते हैं, इसी के लिए भी प्रॉपर सैनिटेशन मेंटेन करना पड़ता है। देन रेबीज, रेबीज वायरस से होता है ये, और ये कुत्ता या कुछ अदर एनिमल्स होते हैं उनके काटने से रेबीज हो सकता है। तो नो क्योर आफ्टर द डिजीज डेवलप्स, एक बार ये होने के बाद इसका कोई क्योर नहीं है। तो जैसे आपने सुना होगा ना, कुत्ता काटने पर 7 इंजेक्शन लगते हैं, 7 नहीं लगते, बट ये रेबीज फैलने का रेबीज से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए जहाँ पर अगर कोई एनिमल काट लेता है, पेट्स वगैरह काट लेते हैं, तो उस एरिया को एंटी रेबीज, है ना, इंजेक्शंस आते हैं, उसे लगवाने चाहिए। और पेट्स को पहले से ही एंटी रेबीज सेरम और इंजेक्शन देने चाहिए, और वुंड को पहले साफ करके फिर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। देन आता है एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि वायरस से होता है। यह इन्फेक्टेड ब्लड और मदर से जो फीटस है उसको हो सकता है ना, और इसका भी कोई क्योर नहीं है। जब HIV पॉजिटिव हो तो चलो उसको मेडिसिन वगैरह देकर काफ़ी दिनों तक ठीक रखा जा सकता है, लेकिन एड्स होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं होता है। यह इन्फेक्टेड सिरिंज वगैरह से फैलता है, तो हमें इसके लिए भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई दूसरे ने जो यूज़ किया हुआ सिरिंज वगैरह हम यूज़ ना करें, कंटामिनेटेड सिरिंज वगैरह यूज़ ना करें। रेज़र हुआ, सिरिंज हुआ। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा। ये मिक्सो वायरस से होता है, कफ स्नीज, है ना, ये भी फैलता है। इसके लिए भी मेडिसिन लेना पड़ता है और इन्फेक्टेड पर्सन को दूर रखना पड़ता है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम पर भी किया गया था।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं अलग से, जैसे मलेरिया है ना, फीवर, हेडेक, चिल्स, ये इसके सिम्टम्स है। ये कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड ब्लड, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ नीडल्स एंड सिरिंज, इससे तो फैलता है ज़्यादातर। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है ना। मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट करना है तो मॉस्किटो नेट है ना, और स्प्रे वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। कोविड 19 के बारे में भी बताया था, जो कि कोरोना वायरस से फैलता है ना। इस टाइम पे हमने बहुत ज़्यादा फेस किया था, लॉकडाउन वगैरह, स्कूल कॉलेजेस सब लॉकडाउन हो गए थे, हमें घर के अंदर रहना पड़ा था, है ना। ये सब कौन सी बीमारी के कारण था, कोविड 19, जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो किससे फैला था, कोरोना वायरस से। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज, जिसको हम कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस। नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर कैंसर भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, लंग से रिलेटेड डिजीज जैसे अस्थमा, लंग कैंसर वगैरह भी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जो कि नॉन कम्युनिकेबल है। डायबिटीज, यानी इसको हम कहते हैं शुगर, है ना, लोकल में हम कहते हैं ना शुगर की बीमारी होगी, इसमें बॉडी में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इसके अलावा है ना डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इनके अलावा डेफिशिएंसी डिजीजेस, इनके अलावा डेफिशिएंसी डिजीजेस, है ना, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट, है ना, हमने डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ा है ना। ये सारे डेफिशिएंसी डिजीजेस भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे कोई पर्सन है वो सही से खाना नहीं खाता है ना, तो उसको डेफिशिएंसी होगी और दूसरे पर्सन को नहीं फैलेगा, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। हम कैसे बीमारियों से अपने आप को बचा सके, कैसे प्रिवेंट कर सके। प्रिवेंशन प्रिवेंशन है ना, कैसे हम अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। तो जैसे हमने पहले ही कहा, हम हेल्थी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके डिजीज से बच सकते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो फर्स्ट इज बाय मेंटेनिंग हेल्थी लाइफ स्टाइल। देन अगर जब बीमार हो जाते हैं तो हमें मेडिसिन लेने पड़ती हैं, है ना। प्रिवेंशन कर लिया, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल, है ना। प्रिवेंशन क्योर करने के लिए, है ना, और कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ मेडिसिन लेने पड़ेंगे, है ना। अब ये मेडिसिन दो टाइप के हो सकते हैं। ये मेडिसिन, एक है वैक्सीन, इसके बारे में जैसे हमने बात की ना, कोरोना के टाइम पे कोरोना वैक्सीन दिया गया था। ये वैक्सीन होते क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो वैक्सीन क्या है, इट इज द किल्ड सस्पेंशन ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, किल्ड सस्पेंशन ऑफ डिजीज कॉजिंग, सस्पेंशन ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उनको मारकर, या उनका कोई पार्ट है, डीएनए है, उसको बॉडी वैक्सीन बनाकर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन हमारी बॉडी, है ना, खुद से भी इम्यूनाइज होती है। तो पहले हम देखेंगे कि इम्यून सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। तो हमारी जो बॉडी होती है, जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी होती है। वो डब्ल्यूबीसी क्या बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है एंटीबॉडीज, एंटी एंटीबॉडीज ना, ये डब्ल्यूबीसी बनाती है एंटीबॉडीज। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज बना लेती है तो ये एंटीबॉडीज क्या करती है, जर्म्स को
किल करती है, ये जर्म्स को मार देती है, पैथोजेंस को मार देती है। तो ये तो नेचुरली हमारी बॉडी करती रहती है। लेकिन जब हमारी बॉडी डिजीज से नहीं लड़ पाती है ना, तो फिर क्या हो जाती है, डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी सही मात्रा में नहीं बना पाती है, तो क्या वो बीमारी हो जाती है। तो कुछ बीमारियों को रोकने के लिए पहले से ही वैक्सीन बनाया जाता है। जैसे बताया ना, जिस बीमारी, जैसे पोलियो बीमारी है, पोलियो वायरस को ही मार कर, है ना, या उसे उसका जो थोड़ा सा डीएनए या बॉडी पार्ट्स होती है ना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, उससे वैक्सीन बनाया जाता है। ये वैक्सीन फिर इंजेक्ट किया जाता है, यानी इस वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये क्या होगा, हमारी बॉडी को, हम नहीं पता कि ये वैक्सीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मरा हुआ है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ही बॉडी में आते हैं, वैक्सीन जैसे इंजेक्ट किया जाता है, तो हमारी बॉडी डब्ल्यूबीसी बनाती है। और क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं और वो मरे हुए हैं, तो शरीर में ग्रो नहीं करेंगे, तो हमारे डब्ल्यूबीसी को, है ना, इम्यून सिस्टम को काफ़ी टाइम मिल जाता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। लेकिन जब एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाती है, तो हमारे जो शरीर को, है ना, डब्ल्यूबीसी को याद रहता है, अगली बार जब वो वायरस, लिविंग वायरस जब बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है बहुत फास्टली एंटीबॉडीज़ बना के उनको मार देती है। तो वैक्सीन लगाने से ये क्या होगा, हमारी बॉडी उनसे इम्यून हो जाती है ना। तो वैक्सीन पहले दिया जाता है, बीमारी होने से पहले ही वैक्सीन लगाया जाता है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, बहुत सारी बीमारियां जैसे पोलियो हुआ, बीसीजी, है ना, बीसीजी के टीके दिए जाते हैं, है ना, बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं उनको रोकने के लिए पहले से ही वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीन के बाद हम दूसरा कैटेगरी पढ़ेंगे, वो है, अच्छा, वैक्सीन किसने डिस्कवर किया। वैक्सीन फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया एडवर्ड जेनर ने, है ना, एडवर्ड जेनर ने, इन्होंने 1796 में वैक्सीन डिस्कवर किया। अब आते हैं हम, फर्स्ट कैटेगरी मेडिसिन हो गई, है ना, वैक्सीन जो बीमारी होने से पहले दी जाती है। नेक्स्ट, जब बीमार हम हो जाते हैं तब क्या करेंगे। तो जब हमें फीवर होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो फीवर आता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, तो उसके लिए अलग मेडिसिन दी जाती है, जैसे पैरासिटामोल फीवर के लिए, है ना, फीवर को कम करने के लिए, और बॉडी पेन वगैरह के लिए अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। लेकिन वो थोड़े से टाइम को हमें आराम देगा, लेकिन हमारे बॉडी में अभी भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उन्हें मारने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये एंटीबायोटिक्स, है ना, वो एंटीबॉडीज था जो डब्ल्यूबीसी बना रही, वो अलग चीज है। ये एंटीबायोटिक्स, ये किससे बनाया जाता है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं बनाया जाता। जैसे वैक्सीन बनाया गया था ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं, लेकिन यह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उनको किल करता है या उनके ग्रोथ को स्टॉप करता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया गया है जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। यह एंटीबायोटिक्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन 1928। ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था। ये एक इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ कल्चर कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो उन्होंने देखा कि उसके साथ में पेनिसिलियम नाम का फंगस ग्रो कर गया था, है ना, उसने उन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया था। इस तरह एक्सीडेंटली फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन, है ना, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोसाइनिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, ये सारी चीजें एंटीबायोटिक्स हैं। अब एंटीबायोटिक्स को हमेशा हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए।
क्यों? क्योंकि सही डोज लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमने सही डोज नहीं लिया तो वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है। अगर डोज कम होगा तो असर नहीं होगी, और डोज ज़्यादा ले लिया तो भी क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब है कि अब वो असर नहीं कर रहा है। जैसे ये मेडिसिन खाते हैं तो वो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेगा, लेकिन ये जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है ना, पैथोजन है, ये इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि उन पर इन दवाइयों का असर नहीं करता है ना। ये पैथोजन है, पैथोजन, इन पर वो असर नहीं करता। ठीक है, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं ये। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे होगा? देखो, हम जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं, है ना, मिल्क हुआ, एग हुआ या मीट हुआ, इन एनिमल्स को पहले एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो इनके बॉडी में जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, वो एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं करती है ना। जैसे बहुत सारे ये ड्रग्स हैं ना, जब ये दिए जाते हैं तो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारों को ये किल कर देता है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें रेजिस्टेंस आ जाता है ना, और वो सरवाइव कर जाते हैं, फिर उन पर उस ड्रग का असर नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो जैसे ये एनिमल प्रोडक्ट वगैरह है ना, इनके बॉडी में जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, तो जब हम फूड वगैरह खाते हैं उससे हमारी बॉडी में आ जाता है, फिर ये कम्युनिटी में फैल जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो ये बहुत सारे लोग जब बीमार होने लगते हैं, है ना, प्रॉपर हाइजीन और पुअर हाइजीन नहीं, मतलब प्रॉपर हाइजीन नहीं होने के कारण और पुअर हाइजीन या साफ सफाई ना रखने से, है ना, ये कम्युनिटी में फैल जाती है बीमारियाँ। और जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उन्हें फिर से मेडिसिन दिया जाता है, वही एंटीबायोटिक्स, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स तो पहले से ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रेजिस्टेंस आ गया है, तो उसका फिर असर नहीं होता। इस तरीके से कम्युनिटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फिर ये दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।